नमस्ते दोस्तों। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। अगर आपने मान लिया है कि मैं असफल हो ही जाऊंगा तो फिर आपका परीक्षा में सफल होना बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन अगर आपने ठान लिया है कि मुझे इस परीक्षा में सफलता हासिल करनी है तो फिर आपको सफलता हासिल करने से कोई रोक नहीं पाएगा। बस आप उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो भी आवश्यकताएं हैं, कठिन परिश्रम की आवश्यकताएं हैं, उसको फुलफिल करने का प्रयास करें। आप जरूर ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होंगे। इसी के साथ आज का हम लोग डिस्कशन शुरू कर लेते हैं। आज का डेट है 27 अप्रैल 2024 और अभी हम डिस्कस करेंगे द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हिंदी में। तो इसमें पहला आर्टिकल जो है नोटा, नॉन ऑफ द एबव, जिसका अभी भी व्यवहार्यता जो है भारत की राजनीति में नहीं है। तो इसी के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या कहा गया है कि उन स्थानों पर नए सिरे से चुनाव कराने की याचिका पर जहां नोटा विजयी हो, जहां सबसे ज्यादा वोट जो है वो नोटा के ऑप्शन पर पड़े, इसी के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। नोटा या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं, यह वह विकल्प है जो चुनाव में मतदाता को चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों के लिए आधिकारिक तौर पर अस्वीकृति का वोट दर्ज करने में सक्षम बनाते हैं। नोटा विकल्प का मुख्य उद्देश्य जो है उन निर्वाचकों को सक्षम बनाना है जो किसी भी उम्मीदवार को वोट नहीं देना चाहते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे चार ऑप्शंस हैं, एक बीजेपी, एक कांग्रेस, एक टीएमसी, एक जदयू। अगर हमें चारों पसंद नहीं है, चारों की विचारधारा पसंद नहीं है, अभी वर्तमान समय में जो कार्य किए जा रहे हैं इन चारों पार्टियों के द्वारा, अगर कार्य पसंद नहीं आ रहा है तो लास्ट में जो है ऑप्शन होता है नोटा, नन ऑफ दी अबव, मतलब कि ऊपर के किसी भी उम्मीदवार के विचारधारा को मैं पसंद नहीं करता हूं, तो वही व्यक्ति जो है नोटा पर वोट डाल देते हैं। तो इसलिए जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उन क्षेत्रों में जहां पे नोटा पे सबसे ज्यादा वोटिंग होगा उन क्षेत्रों में फिर से चुनाव कराए जाएं। इसके लिए जो है सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। तो नोटा के क्या क्या महत्व है, जैसे अस्वीकार कर सकते हैं किसी भी उम्मीदवार को, उसके बाद मतदान में भागीदारी हमारी बढ़ सकती है, फर्जी वोटों को रोका जा सकता है, गोपनीयता के अधिकार को और ज्यादा संरक्षण मिलेगा। परंतु वर्तमान समय में जो है नोटा एक दंतहीन विकल्प बन के रह गया है, टूथलेस विकल्प बन के रह गया, जिसका अभी वर्तमान भारत के राजनीति में कोई भी व्यवहार्यता नहीं है, कोई चुनावी मूल्य नहीं है नोटा का। अस्वीकृति की अधिकार अभी भी निर्धारित नहीं की गई है, क्योंकि अगर ज्यादा वोट भी पड़ता है नोटा में, मान लीजिए 51% वोट जो है नोटा पे पड़ा, लेकिन उसके बाद 49% में ही जो अगर सबसे ज्यादा वोट प्राप्त करता है उम्मीदवार, उसी को विजयी घोषित कर दिया जाता है। अभी वर्तमान समय में नोटा की जागरूकता की भी कमी देखी जा रही है। उसके बाद जातिगत पूर्वाग्रह, ये सारी समस्याएं जो है कहीं ना कहीं नोटा के प्रभाव को जो है, तो इसी में इस आर्टिकल में हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे कि नोटा के बारे में क्या क्या निर्देश दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 26 अप्रैल को चुनाव आयोग को। ठीक है, हर एक चीज को हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे। उसके बाद अगला आर्टिकल है सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम का समर्थन किया और मतपत्रों वीवीपैट की बहाली से इनकार कर दिया। वर्तमान समय में विपक्षी पार्टियों द्वारा मांग था कि 100% सभी जगह जहां पे भी ईवीएम उपयोग होता है वहां पे सभी जगह जो है मतगणना के लिए 100% वीवीपैट का उपयोग किया जाए। वर्तमान समय में जो है वो 5% वीवीपैट का उपयोग होता है। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति 50 वोट से जीता है, ठीक है, तो जो हारा है वो चाहे तो चैलेंज कर सकता है, ठीक है, फिर से जो है वो गणना करवा सकता है मत का। ठीक है, तो इसी के लिए जो है यहाँ पे 5% वीवीपैट का उपयोग किया जाता है, जिससे कि पता चल सके, क्रॉस चेक किया जा सके कि ईवीएम में जो वोट पड़े हैं वो सही है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्लियर कहा गया है कि किसी भी प्रणाली पर आंख बंद करके अविश्वास करना जो है वो चुनाव में अनुचित संदेह पैदा करता है। जैसे ईवीएम के विश्वसनीयता पर लगातार सवाल उठाया जाता है अपोजिशन पार्टी के द्वारा, लेकिन आज तक जो है साक्ष्य नहीं मिल पाया है। आप लोग ध्यान रखिएगा कि वीवीपैट का जो फुल फॉर्म होता है वोटर वेरिफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रेल मशीन, ठीक है, और इसको जो बनाया गया है बीईएल और ईसीआईएल के द्वारा, मतलब कि बीईएल मतलब कि भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ईसीआईएल ने 2013 में जो है वीवीपैट को बनाया था। ठीक है, जो कि ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन भी बनाती है, यह भी ध्यान रखिएगा। तो वीवीपैट किसके द्वारा उत्पादित किया गया था? तो बीईएल और ईसीआईएल के द्वारा। तो ध्यान रखिएगा 2013 से ही
बना हुआ है ईवीएम, और 2014 के लोकसभा चुनाव से जो है ये एक्टिव है। लोकसभा हो या फिर विधानसभा चुनाव हो, लगातार जो है अपोजिशन पार्टी के द्वारा ईवीएम के विश्वसनीयता पे सवाल उठाया था, लेकिन आज तक जो है साक्ष्य प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा है। ठीक है, इसलिए जो है इस बार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कड़ा निर्णय दिया गया है कि हर बार जो है वीवीपैट के प्रति उसकी विश्वसनीयता पे सवाल नहीं उठाया जा सकता है। ठीक है, अगर आपके पास कोई साक्ष्य है इसके विरुद्ध तो प्रस्तुत करें। तो इसको भी हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे। उसके बाद अगला आर्टिकल जो है नीलगिरी तहर, इसका जो आईयूसीएन स्टेटस है ये इंडेंजर्ड है। ठीक है, लुप्तप्राय। तो इसी के संरक्षण के लिए लगातार जो है दो राज्य बहुत ज्यादा कार्य कर रहे हैं, एक तमिलनाडु और दूसरा जो है केरला। ठीक है, तमिलनाडु ने पिछले साल ही नीलगिरी तहर परियोजना शुरू की थी। वहीं अगर केरला की बात करें तो लुप्तप्राय प्रजाति की आबादी की गिनती के लिए केरल के साथ एक मानकीकृत प्रोटोकॉल स्थापित करने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। तो इसके बारे में भी हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे, जैसे इसका आईयूसीएन स्टेटस क्या है, उसके बाद भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार किस शेड्यूल में आता है। और यह ध्यान रखिएगा कि नीलगिरी तहर जो है वो तमिलनाडु का राज्य पशु है। ठीक है, इसके बारे में हर एक इन्फॉर्मेशन से हम लोग अवगत हो जाएंगे, क्योंकि ये कहाँ निवास करता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लगातार जो है वो यूपीएससी के नजर में रहता है, हर एक आईयूसीएन लिस्ट में जो भी जीव जंतु शामिल होते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला आर्टिकल जो है इसको भी हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे। अभी जो है द हिंदू के एडिटोरियल में आया था उपचारात्मक क्षेत्राधिकार, मतलब कि क्यूरेटिव जुरिस्डिक्शन। इस पे लगातार जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जोर दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या होता है उपचारात्मक क्षेत्राधिकार, क्यूरेटिव जुरिस्डिक्शन, जो पहली बार जो है 2002 में लाया गया था। यह अपने निर्णय के जो पहले जो निर्णय दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, यह अपने ही निर्णयों के अंतिम हो जाने के बाद उन्हें सुधारने की शक्ति देता है, और यह भारतीय कानून के तहत समीक्षा की शक्ति से अलग है, जो सभी अदालतों को उनके रिकॉर्ड से स्पष्ट त्रुटियों को सुधारने में सक्षम बनाता है। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय ने 2021 से अपने पिछले फैसले को पलटने के लिए एक उपचारात्मक याचिका के माध्यम से अपनी असाधारण शक्तियों का प्रयोग किया है। ठीक है, तो क्या मामला है, हर एक चीज को हम लोग इस आर्टिकल में विस्तार से पढ़ लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। इसमें पहला आर्टिकल है नोटा के बारे में। इसमें कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट ने 26 अप्रैल को भारत के चुनाव आयोग से उन निर्वाचन क्षेत्रों के नए सिरे से चुनाव कराने की मांग करने की याचिका पर जवाब देने को कहा है, जहां नोटा जो है वो बहुमत वोट जीतता है, जहां पे नोटा के ऑप्शन पे बहुत ज्यादा जो है वोटिंग होती है। सबसे ज्यादा वोटिंग अगर नोटा के ऑप्शन पे की जाती है तो उस क्षेत्र में फिर से चुनाव कराने के लिए जो है जवाब मांगा गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा चुनाव आयोग से। ठीक है, तो याचिका में अदालत से चुनाव आयोग को ऐसे नियम बनाने का निर्देश देने का आग्रह किया गया है जिसमें कहा गया है कि नोटा से कम वोट पाने वाले उम्मीदवारों को 5 साल के लिए चुनाव लड़ने से रोक दिया जाना चाहिए। चुनाव आयोग और विभिन्न राज्य चुनाव आयोग ने नवंबर 2013 में ईवीएम में नोटा के ऑप्शन को शामिल किया था, 2013 में, याद रखिएगा। ठीक है, तो नोटा के कार्यान्वयन ने अपना उद्देश्य पूरा नहीं किया। अभी तक जो है भारत की राजनीति में नोटा के ऑप्शन का सही तरीके से उपयोग नहीं हुआ, नोटा के ऑप्शन को सम्मान नहीं दिया जा सका है। इस कदम के लिए प्रेरणा उसी वर्ष इसका जो पहली बार प्रेरणा आया कि ईवीएम में हमें नोटा का ऑप्शन डालना चाहिए, ये भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से मिला, जिसमें चुनाव आयोग को ईवीएम में नोटा प्रदान करने का निर्देश दिया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में एक तर्क दिया था कि नकारात्मक मतदान का प्रावधान जो है लोकतंत्र को बढ़ावा देने के हित में होगा, क्योंकि इससे राजनीतिक दलों और उनके उम्मीदवारों को स्पष्ट संकेत मिलेगा कि मतदाता उनके बारे में क्या सोचते हैं। उसी के बाद 2018 में महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली और पौंडीचेरी जैसे कई राज्यों ने चुनाव परिणाम घोषित करते समय नोटा को काल्पनिक चुनावी उम्मीदवार के रूप में मानना शुरू कर दिया। ठीक है, वहीं 2013 के बाद से नोटा के कार्यान्वयन ने अपना उद्देश्य पूरा नहीं किया। 2013 से ही जो है ईवीएम में शामिल किया गया था नोटा को, तभी से जो है नोटा की व्यवहार्यता पे लगातार सवाल उठाया जाता है। इसी में कहा जाता है कि इसके विपरीत इससे न तो मतदाताओं की भागीदारी बढ़ी और न ही राजनीतिक दलों को अच्छे उम्मीदवार मैदान में उतारने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो नोटा के माध्यम से लोगों की बहुमत की आदर करने में विफल रहा है। चुनाव में डाले गए नकारात्मक वोटों को भी प्रतिबिंबित नहीं किया गया है। याचिका में इसलिए कहा गया है कि चुनाव के दौरान नोटा का वर्तमान असमान कार्यान्वयन नोटा के माध्यम से व्यक्त लोगों की बहुमत की इच्छा या राय का सम्मान और आदर करने में अभी भी विफल रहा है चुनाव आयोग। ठीक है, तो यहाँ पे लिमिटेशंस क्या क्या है नोटा के, तो नोटा के पास कोई भी इम्पैक्ट नहीं है। जो भी चुनाव का परिणाम आता है उसमें नोटा का
कोई भी योगदान नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद नोटा को एक वेस्टेड वोट के रूप में अभी देखा जा रहा है, ठीक है। नोटा जो है अभी भी जमीनी स्तर पे जो भी उम्मीदवार खड़ा होते हैं चुनाव में, तो उनकी कमियों को प्रदर्शित करने में भी विफल रहा है। नोटा इज नॉट अ सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम सच एज करप्शन और वोट बाइंग, मतलब कि भ्रष्टाचार और जो खरीद फरोख्त होता है मतदान का, उसको भी समाधान करने में अभी भी नोटा सक्षम नहीं हुआ है। नोटा जो है एक प्रोटेस्ट वोट के रूप में देखा जा रहा है, ना कि रिफॉर्म के रूप में, ठीक है। तो ये था पूरा का पूरा आर्टिकल जिसमें हम लोगों ने नोटा के बारे में विस्तार से पढ़ा, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला आर्टिकल जो है, अभी हाल ही में जो है लगातार ऑपोजिशन पार्टी के द्वारा ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया जा रहा था, इसलिए जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय दिया है जिसमें कहा है कि ईवीएम जो है वो सही है, इस पर कोई भी आरोप नहीं है, अगर कोई भी समस्या है तो आप इससे संबंधित कोई साक्ष्य प्रस्तुत करें, ठीक है। लेकिन अभी तक जो है कोई भी पार्टी ईवीएम से संबंधित कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत करने में सफल नहीं हुई है, ठीक है। इसलिए भी कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि किसी भी प्रणाली पर आंख बंद करके अविश्वास करना चुनाव में अनुचित संदेह पैदा कर सकता है। इसलिए जो है सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में ईवीएम में दर्ज सभी मतों को वीवीपैट पर्चियों से मिलान करने की मांग वाली सभी याचिका को खारिज कर दिया है, ठीक है। मतलब कि 100% जो डिमांड किया जा रहा था 100% वीवीपैट का उपयोग हो खास के मतदान के गणना के समय, उसको जो है खारिज कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और इस पीठ में कौन कौन थे, तो जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने अलग अलग लिखे सहमति वाले दो फैसले, तो दो फैसले क्या क्या थे, जिसमें कहा गया है कि पीठ ने ईवीएम में दर्ज 100% मतों को वीवीपैट से मिलान करने की मांग के साथ साथ मतपत्र से चुनाव कराने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। तो दोनों हम लोग निर्देश जारी किया गया है उसको भी ध्यान से पढ़ लेते हैं। तो पहला जो निर्देश है कि एसएलयू मतलब कि सिंबल लोडिंग यूनिट, सिंबल लोडिंग परिणाम जारी होने के 45 दिन तक रखना होगा सुरक्षित। तो सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय निर्वाचन आयोग को ईवीएम में जो भी मतदान होते हैं उसकी कॉपी लोड होती है तो उसको चुनाव के परिणाम के बाद भी 45 दिनों तक लोड करके रखने की बात की गई है, ठीक है। इसी को कहा जाता है सिंबल लोडिंग यूनिट। तो इसको सील करने और स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रखने का आदेश दिया गया है। इसी में आगे कहा गया है कि 1 मई या उसके बाद वीवीपैट में सिंबल लोडिंग प्रक्रिया पूरी होने पर एसएलयू को सील कर दिया जाएगा और कंटेनरों में सुरक्षित कर दिया जाएगा और उम्मीदवार या उनके प्रतिनिधि मुहर पर हस्ताक्षर करेंगे, ठीक है। तो सिंबल लोडिंग यूनिट वाले सील बंद कंटेनरों को परिणामों की घोषणा के बाद कम से कम 45 दिनों की अवधि के लिए ईवीएम के साथ स्ट्रांग रूम में रखा जाएगा। उन्हें ईवीएम के फैसले की तरह खोला जाएगा, जांच किया जाएगा और निष्पादित किया जाएगा। दूसरा फैसला क्या था, तो परिणाम जारी होने के बाद होगी ईवीएम की जांच, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को दूसरा निर्देश दिया है कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र या फिर संसदीय क्षेत्र के विधानसभा क्षेत्र में 5% ईवीएम में जितने भी स्टोर होते हैं चुनाव से संबंधित मेमोरी में, तो मेमोरी सेमी कंट्रोलर यानी कि कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और वीवीपैट की जांच और सत्यापन निर्माताओं के इंजीनियरों की एक टीम द्वारा किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जांच जो किया जाएगा एक इंजीनियरों की टीम के द्वारा किया जाएगा। यह परिणामों की घोषणा के बाद दूसरे या तीसरे स्थान पे, जो भी दूसरे स्थान पे या तीसरे स्थान पे उम्मीदवार होंगे, अगर उन्हें कोई आपत्ति होती है तो फिर से गणना की जाएगी, ठीक है। यहाँ पे एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो भी अगर किसी को आपत्ति होती है दूसरे या तीसरे उम्मीदवार को, तो चुनाव परिणाम जारी होने के 7 दिन के भीतर ईवीएम के माइक्रो कंट्रोलर के सत्यापन के लिए अनुरोध कर सकता है और इसके लिए उन्हें सत्यापन का खर्च वहन करना होगा। अगर छेड़छाड़ मिल जाता है, उसके साक्ष्य मिल जाते हैं, तो फिर उनका जो सत्यापन का खर्च था उसे लौटा दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि सत्यापन के दौरान ईवीएम में किसी तरह का छेड़छाड़ पाए जाने पर आग्रह करने वाले उम्मीदवार को शुल्क वापस कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो यह था पूरा का पूरा आर्टिकल जो निर्णय आया अभी ईवीएम और वीवीपैट के लिए, जो 100% वीवीपैट का डिमांड किया जाता था खास के मतदान के गणना के लिए, उसको पूर्णतः जो है खारिज कर दिया गया है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसमें जो है हम लोग देखेंगे नीलगिरी तहर। नीलगिरी तहर जो है वो मुख्यतः तमिलनाडु और केरला के क्षेत्र में रहता है, ठीक है। इसका जो IUCN स्टेटस है ये इंडेंजर्ड है। और ये एक चीज और ध्यान रखिएगा कि तमिलनाडु का ही जो है ये राज्य पशु है, राजकीय पशु है। इसको भी हम लोग विस्तार से देख लेते हैं। तो नीलगिरी तहर के संरक्षण के निरंतर प्रयास में तमिलनाडु ने पिछले साल नीलगिरी
तहर परियोजना शुरू की। इसी में आगे कहा जाता है कि लुप्तप्राय प्रजाति की आबादी की गिनती के लिए तमिलनाडु केरल के साथ एक मानकीकृत प्रोटोकॉल स्थापित करने पर भी ध्यान केंद्रित कर रहा है। ठीक है, इसके बारे में कुछ चीजें और जान लेते हैं, जैसे IUCN स्टेटस जो है लुप्तप्राय इंडेंजर्ड, उसके बाद इसका भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में शेड्यूल 1 में है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इसके सारे शेड्यूल याद कर लीजिए, कौन कौन से स्पीसीज इन शेड्यूल्स में शामिल हैं और इन शेड्यूल्स का क्या विशेषता है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा, खास के 2024 के पीटी के लिए। उसके बाद नीलगिरी तहर जो है यह दक्षिण भारत के तमिलनाडु और केरल राज्यों के नीलगिरी पहाड़ियों और पश्चिमी घाट के दक्षिणी भाग में पाई जाती है। ठीक है, यह तमिलनाडु का राज्य पशु है। नीलगिरी तहर दक्षिण पश्चिम घाट के पर्वतीय वर्षा वन पारिस्थितिकी क्षेत्र के खुले पर्वतीय घास के मैदान में निवास करता है। 1200 से 2600 मीटर की ऊंचाई पर जंगल घास के मैदान में खुले रूप से वहां पे विचरण करते हैं और बीच बीच में छोटे छोटे जंगलों से घिरे होते हैं, जिन्हें स्थानीय तौर पे 16 जंगल कहा जाता है। ठीक है, तो एराकुलम, ये ध्यान रखिएगा, एराकुलम नेशनल पार्क जो है इस नीलगिरी तहर की सबसे बड़ी आबादी वाला घर है। ठीक है, तो अनुमान है कि जंगल में लगभग 3122 नीलगिरी तहर हैं और यह अपने पारंपरिक 16 वन घास के मैदान के लगभग 14% क्षेत्रों में स्थानीय रूप से विलुप्त हो गए हैं। ठीक है, 14% जो है उनकी आबादी विलुप्त हो गई, इसलिए जो है इस तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं तमिलनाडु और केरला के लिए। ठीक है, तमिलनाडु और केरला के संयुक्त प्रयासों से, जिससे कि नीलगिरी तहर के जनसंख्या को फिर से सुरक्षित किया जा सके। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसमें कहा जाता है क्यूरेटिव जुरिसडिक्शन क्या होता है। यह आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक असाधारण न्यायालय है, अपील की सर्वोच्च अदालत के रूप में अभी स्थापित है। सर्वोच्च न्यायालय एक संघीय अदालत के साथ साथ एक सलाहकार क्षेत्राधिकार की अदालत होने के अलावा इसके पास उच्च न्यायालयों और स्वयं न्यायालय के न्यायाधीशों को नियुक्त करने और स्थानांतरित करने की शक्तियां हैं। तो 2002 में उच्चतम न्यायालय ने, सर्वोच्च न्यायालय ने उपचारात्मक क्षेत्राधिकार नामक एक नई शक्ति प्राप्त की। यह अपने जो पहले जो वर्डिक्ट दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ठीक है, तो यह अपने निर्णयों के अंतिम होने के बाद उन्हें सुधारने की शक्ति देता है। उपचारात्मक क्षेत्राधिकार या फिर क्यूरेटिव जुरिसडिक्शन कहा जाता है। तो यह भारतीय कानून के तहत समीक्षा की शक्ति से अलग है, जो सभी अदालतों को उनके रिकॉर्ड से स्पष्ट त्रुटि को सुधारने में सक्षम बनाता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 2021 से अपने पिछले फैसले को पलटने के लिए एक उपचारात्मक याचिका के माध्यम से अपनी असाधारण शक्तियों का प्रयोग किया। ठीक है, ये जो है पूर्णतः उपचारात्मक क्षेत्राधिकार है सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है, क्यूरेटिव जुरिसडिक्शन। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या मामला था क्यूरेटिव जुरिसडिक्शन का, तो सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस के पक्ष में मध्यस्थ फैसला के खिलाफ DMRC की क्यूरेटिव याचिका को अनुमति दे दी है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट अलाउज DMRC's क्यूरेटिव पिटीशन अगेंस्ट आर्बिट्रल अवार्ड इन फेवर ऑफ दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस। ठीक है, तो यह निर्णय लगभग 8000 करोड़ रुपए के मध्यस्थ पुरस्कार को पलट देता है, जिसे दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंसोर्टियम के नेतृत्व वाली दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड को भुगतान करने का निर्देश दिया था। ठीक है, इसलिए जो है अभी न्यूज में आया है क्यूरेटिव पिटीशन। ठीक है, अब देख लेते हैं कि क्यूरेटिव पिटीशन होता क्या है। तो परिभाषा है सुधारात्मक याचिका अंतिम दोष सिद्ध के खिलाफ समीक्षा याचिका खारिज होने के बाद उपलब्ध एक कानूनी सहारा है। ठीक है, मान लीजिए अंतिम निर्णय आ गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसके बाद जो है एक क्यूरेटिव पिटीशन दायर किया जाता है सुप्रीम कोर्ट में। तो संवैधानिक रूप से सर्वोच्च न्यायालय के अंतिम फैसले को आमतौर पर केवल समीक्षा याचिका के माध्यम से चुनौती दी जा सकती है और तब भी केवल संकीर्ण प्रक्रियात्मक आधार पर। हालांकि उपचारात्मक याचिका जो है वो न्याय की गंभीर विफलता को सुधारने के लिए एक संयमित न्यायिक नवाचार के रूप में कार्य कर रही है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो उद्देश्य क्या है क्यूरेटिव पिटीशन का, तो इसका उद्देश्य जो है वो न्याय के विफलता को रोकने और कानूनी प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए। ठीक है, तो निर्णय प्रक्रिया क्या है, तो उपचारात्मक याचिकाओं पर आमतौर पर न्यायाधीशों द्वारा चैम्बर में निर्णय लिया जाता है। हालांकि विशिष्ट अनुरोध पर खुली अदालत में सुनवाई की भी अनुमति दी जा सकती है। तो कानूनी आधार क्या है, तो उपचारात्मक याचिकाओं को नियंत्रित करने वाले सिद्धांत जो है वो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रूपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा और अन्य मामले 2002 के मामले में स्थापित किए गए थे। ठीक है,
यह है कानूनी आधार जब से जो है क्यूरेटिव जुरिडिक्शन स्थापित किया गया था। तो उपचारात्मक याचिका पर विचार के लिए मानदंड क्या क्या है, जैसे प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन, अगर नेचुरल जस्टिस का जो है उल्लंघन होता है, यह प्रदर्शित किया जाना चाहिए कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ है, जैसे कि अदालत द्वारा आदेश पारित करने से पहले याचिकाकर्ता को नहीं सुना गया। ठीक है। उसके बाद पूर्वाग्रह की आशंका, यदि न्यायाधीश की ओर से पूर्वाग्रह का संदेह करने का आधार हो, जैसे कि, ठीक है, यह ध्यान रखिएगा, दो मानदंड दिए गए हैं। एक तो जो है जो याचिकाकर्ता है उसकी बात सुनी नहीं गई है, दूसरा जो है हमें अगर ऐसा संदेह है कि जो न्याय दिया गया है उसमें कहीं ना कहीं पूर्वाग्रह का संदेह है। ठीक है, ये मानदंड याद रखिएगा। तो जैसे कि प्रासंगिक तथ्यों का खुलासा करने में विफल रहा है क्योंकि पूर्वाग्रह से ग्रसित था, तो इस तरह का जो है उपचारात्मक याचिका दायर किया जा सकता है। उपचारात्मक याचिका दायर करने के दिशा निर्देश क्या क्या है, तो वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा प्रमाणीकरण होना चाहिए। ठीक है, याचिका के साथ किसी वरिष्ठ अधिवक्ता का प्रमाणीकरण होना चाहिए जिसमें इस विचार करने के लिए पर्याप्त आधार का पर प्रकाश डाला जाए। ठीक है, उसके बाद प्रारंभिक समीक्षा, इसे सबसे पहले 3 वरिष्ठतम न्यायाधीशों वाली एक पीठ में प्रसारित किया जाता है और साथ ही यदि उपलब्ध हो तो मूल निर्णय पारित करने वाले न्यायाधीशों के साथ भी यहाँ पे समीक्षा की जाती है। ठीक है, सुनवाई कैसे होती है, केवल यदि न्यायाधीशों का बहुमत इसे सुनवाई के लिए आवश्यक समझता है। ठीक है, केवल यहाँ पे क्लियर लिखा है, अगर ये जो 3 वरिष्ठतम न्यायाधीश है अगर ऐसा सोचते हैं कि ये जो क्यूरेटिव पिटीशन डाला गया है अगर ये सही है, तभी, केवल इसलिए लिखा गया है, तभी जो है सुनवाई किया जाएगा। तो इसे विचार के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा और अधिमानता उसी पीठ के समक्ष जिसने प्रारंभिक निर्णय पारित किया है। ठीक है, अब इसमें रोल क्या है एमिकस क्यूरी का। ठीक है, मतलब कि न्याय मित्र की भूमिका क्या है, तो पीठ उपचारात्मक याचिका पर विचार के लिए किसी भी चरण में न्याय मित्र के रूप में सहायता के लिए एक वरिष्ठ वकील को नियुक्त कर सकता है। तो लागत निहितार्थ, यदि पीठ यह निर्धारित करती है कि याचिका में योग्यता नहीं है और यह कष्टप्रद है तो वह याचिकाकर्ता पर अनुकरणीय लागत लगा सकता है। ठीक है, यहाँ पे फाइन भी लगा सकता है अगर सही तरीके से क्यूरेटिव पिटीशन नहीं डाला गया है। उसके बाद न्यायिक विवेक क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट इस बात पर जोर देता है कि न्यायिक प्रक्रिया की अखंडता बनाए रखने के लिए उपचारात्मक याचिकाएं दुर्लभ होनी चाहिए और सावधानी के साथ समीक्षा की जानी चाहिए। अब देख लेते हैं भारत के सर्वोच्च न्यायालय की विशेष शक्तियां क्या क्या है, ये जरूर याद रखिए, यहां से क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी की पीटी में। ठीक है, तो विवाद का समाधान, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय का अनुच्छेद 131 जिसमें सर्वोच्च न्यायालय को भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच या स्वयं राज्यों के बीच कानूनी अधिकारों से जुड़े विवादों में विशेष मूल अधिकार देता है। ठीक है, उसके बाद ये विवाद निपटाने के लिए, उसके बाद दूसरा जो है विवेकाधीन क्षेत्राधिकार, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 136 सर्वोच्च न्यायालय को, ये ध्यान रखिए 131 136 जो सर्वोच्च न्यायालय को भारत में किसी भी अदालत या फिर न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए किसी भी निर्णय, डिग्री या आदेश के खिलाफ अपीलीय यहाँ पे अधिकार देता है। ठीक है, अपील करने की विशेष अनुमति देने की शक्ति देता है। और यह भी ध्यान रखिएगा जो अपील किया जाएगा यह शक्ति सैन्य न्यायाधिकरण और कोर्ट मार्शल पर लागू नहीं होता है, ये जो है एक अपवाद है। तो सलाह देने के लिए सलाहकार क्षेत्राधिकार, तो संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के पास सलाहकार क्षेत्राधिकार है जहां भारत के राष्ट्रपति अपनी राय के लिए विशिष्ट मामलों को न्यायालय में भेजते हैं। उसके बाद अवमानना कार्यवाही, संविधान के अनुच्छेद 129 और 142 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को अदालत की अवमानना के लिए दंडित करने का अधिकार है जिसमें स्वयं की अवमानना भी शामिल है, चाहे वह स्वतः संज्ञान हो या फिर अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल या किसी व्यक्ति द्वारा याचिका हो। ठीक है, उसके बाद समीक्षा और उपचारात्मक शक्तियां क्या क्या है, तो अनुच्छेद 145 जिसमें सर्वोच्च न्यायालय को राष्ट्रपति की मंजूरी से न्यायालय की प्रैक्टिस और प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए नियम बनाने का अधिकार देता है जिसमें न्यायालय के समक्ष अभ्यास करने वाले व्यक्तियों के लिए नियम, अपील की सुनवाई, अधिकारों को लागू करना और अपीलों पर विचार करना शामिल है। यह है समीक्षा और उपचारात्मक शक्तियां। इसमें निर्णयों की समीक्षा करने, लागत निर्धारित करने, जमानत देने, कार्यवाही पर रोक लगाने और पूछताछ करने के नियम भी शामिल है। ठीक है, अनुच्छेद 145 में। तो ये था पूरा का पूरा आर्टिकल जिसे हम लोगों ने पढ़ा, क्यूरेटिव पिटीशन, उपचारात्मक विशेषाधिकार। ठीक है, अब देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड है। तो हाल ही में सिंगल लोडिंग यूनिट अभी हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, ईवीएम से रिलेटेड जब वीवीपैट का मामला जो सुप्रीम कोर्ट के गया था जिसमें खारिज कर दिया गया है 100% वीवीपैट लाने के लिए, जिसमें मतदान करने के लिए 100% वीवीपैट का उपयोग चाहते थे अपोजिशन पार्टी, उसको रद्द कर दिया गया है। तो इसी के लिए जो उपयोग हो रहा है
सिंबल लोडिंग यूनिट, तो ये खबरों में थी। तो निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये जो है सभी को पता होगा, पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया से। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को भारत के चुनाव आयोग को चुनाव परिणामों की घोषणा के बाद 45 दिनों के लिए सिंबल लोडिंग यूनिट को सील और सुरक्षित करने का निर्देश दिया है। तो सिंबल लोडिंग यूनिट क्या है, यह कैसे कार्य करती है, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। तो सिंबल लोडिंग यूनिट को लगभग एक दशक पहले वीवीपैट के समान ही पेश किया गया था। वीवीपैट मतदाताओं को अपने वोट सत्यापित करने में मदद करता है। उन्हें उस पार्टी के प्रतीक की मुद्रित छवि वाली एक पर्ची दिखाई देता है जिसके लिए उन्हें वोट दिया था, लेकिन वीवीपैट पर किसी प्रतीक को सही ढंग से मुद्रित करने के लिए उम्मीदवारों की सूची और उनके प्रतीकों से संबंधित जानकारी को वीवीपैट मशीन पर सही क्रम में लोड किया जाता है। यहीं पर सिंबल लोडिंग यूनिट और एसएलयू आती है। वास्तव में वीवीपैट की शुरुआत के कारण एसएलयू का उपयोग आवश्यक हो गया। ठीक है, तो सिंबल लोडिंग यूनिट का उपयोग उम्मीदवारों के प्रतीक को वीवीपैट पर लोड करने के लिए किया जाता है। यह एक माचिस के आकार का उपकरण है जो पहले एक लैपटॉप या फिर पर्सनल कंप्यूटर से जुड़ा होता है, जहां से उम्मीदवारों के नाम, सीरियल नंबर और प्रतीकों वाली बिट मैप फाइल को लोड करने के लिए एक प्रतीक लोडिंग एप्लीकेशन का उपयोग किया जाता है। फिर उस फाइल को पेपर ऑडिट मशीन पर स्थानांतरित करने के लिए सिंबल लोडिंग यूनिट को वीवीपैट से जोड़ा जाता है। यह जिला निर्वाचन अधिकारी की देखरेख में होता है, ये भी ध्यान रखिएगा, यहां से सवाल बन सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाल ही में समाचार पत्रों में देखा गया शब्द ओमोर्गस मोरेश्वर। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो निम्नलिखित में से किस प्रजाति से संबंधित है? तो ये जो है बीटल से संबंधित है। इस प्रजाति का नाम पुणे के अष्टविनायक तीर्थ स्थल मोरेश्वर मंदिर के नाम पर रखा गया है। ठीक है, ये नाम याद रखिएगा। तो विघटन के अंतिम चरण में बीटल नेर्कोफेगस मतलब कि मृत शरीर पर भोजन करने वाला होता है और इसे केराटिन बीटल भी कहा जाता है। तो बीटल जो होता है फोरेंसिक विज्ञान के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह किसी जानवर या इंसान की मृत्यु के समय का पता लगाने में मदद करता है। ठीक है, ओमोर्गस मोरेश्वर। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसे कहा जाता है गिनी कोएफिशिएंट। तो गिनी गुणांक आय वितरण में असमानता की डिग्री का आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने पर माप है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक के गिनी गुणांक के लिए सत्य है? ठीक है, मतलब कि गिनी कोएफिशिएंट ऑफ एक 1 के लिए जो है कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक परिवार के पास सारी आय और बाकी सभी के पास कुछ नहीं। ठीक है, मेनली जो है गिनी कोएफिशिएंट जो है मेजर करता है इनकम इनइक्वालिटी। 0 जो है डिनोट करता है परफेक्ट इक्वालिटी का, सभी जगह जो है आय की समानता है। वहीं 1 जो है वो परफेक्ट इनइक्वालिटी को संबोधित करता है। तो यहाँ पे पूछा गया था कोएफिशिएंट ऑफ 1 मतलब कि इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा, तो एक परिवार के पास सारी संपत्ति है और एक के पास कुछ नहीं। ठीक है, तो इसी को हम लोग ध्यान से देख लेते हैं, वही बातें हैं जो मैंने बताया। ठीक है, इसी को कहते हैं गिनी कोएफिशिएंट। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 1909 से 1935 की अवधि में ब्रिटिश भारत के संवैधानिक ढांचे में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखे गए और इन परिवर्तनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विश्लेषण करें। पहला स्टेटमेंट है, पृथक निर्वाचन क्षेत्र की शुरुआत का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों की चिंताओं को दूर करना था। दूसरा स्टेटमेंट है, 1919 के भारत सरकार अधिनियम ने प्रांतीय प्रशासन में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की। तीसरा स्टेटमेंट है, इन सुधारों के तहत मताधिकार के व्यापक विस्तार से मुख्य रूप से उच्च सामाजिक वर्ग के लोगों को लाभ हुआ। और चौथा स्टेटमेंट है, ये सुधार भारत में बढ़ते राष्ट्रवादी आंदोलन की सीधी प्रतिक्रिया थे। तो कितने कथन जो है वो सही होंगे? तो यहाँ पे 3 कथन सही हैं, तीसरा कथन गलत है और बाकी सारे कथन सही हैं। ठीक है, क्योंकि 1909 में भारत सरकार अधिनियम ने मुसलमानों के लिए एक अलग निर्वाचन मंडल की शुरुआत की जिससे विधान परिषद में उसका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुआ और उसका उद्देश्य हिंदू बहुसंख्यकों द्वारा राजनीतिक रूप से दबाव पड़ने के कारण जो है उनकी चिंताओं का समाधान किया गया था। इसलिए जो है पहला कथन सही है कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र की शुरुआत का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों की चिंता को दूर करना है। उसके बाद 1919 के भारत सरकार अधिनियम ने प्रांतीय शासन में द्वैध शासन नामक प्रणाली की शुरुआत की। इसलिए जो है दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। ये क्यों की गई थी? तो इस प्रणाली के तहत शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे कुछ विषय निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधि को स्थानांतरित कर दिए गए थे, जबकि कानून और व्यवस्था जैसे अन्य विषय जो है वो ब्रिटिश के नियंत्रण में थे। और तीसरा कथन क्यों गलत है? तो सुधारों ने
मताधिकार, वोट देने का अधिकार का विस्तार किया था, लेकिन यह बहुत सीमित था। ठीक है, यहाँ पे क्लियर कहा जाता है बहुत ज्यादा सीमित था। और संपत्ति के स्वामित्व और आय योग्यता का मतलब था कि लाभार्थी मुख्य रूप से जमींदार और धनी वर्ग थे, सामान्य आबादी नहीं, इसलिए तीसरा गलत है। ठीक है, यहाँ पे ये जो है गलत इसलिए है क्योंकि यहाँ पे कहा गया है व्यापक विस्तार, तो ये सीमित विस्तार था। ठीक है, उसके बाद चौथा जो स्टेटमेंट है, ये सुधार भारत में बढ़ते राष्ट्रवादी आंदोलन की सीधी प्रक्रिया थी, ये भी सीधी प्रतिक्रिया थी, इसी कारण जो है इस तरह के परिवर्तन किए गए थे ब्रिटिशों के द्वारा। ठीक है, भारत में बढ़ते राष्ट्रवादी आंदोलन ने अधिक स्वशासन की मांग करते हुए ब्रिटिश सरकार पर सुधारों पर विचार करने का दबाव डाला था, इसलिए जो है 1909 और 1919 के अधिनियम जो है ब्रिटिश नियंत्रण को बनाए रखते हुए कुछ राष्ट्रवादी मांगों को संबोधित करने का प्रयास किया, इसलिए जो है तीसरा गलत है, बाकी सारे स्टेटमेंट सही है। तो ये थे आज के द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि करंट अफेयर्स रिलेटेड थे। तो कैसा लगा आज का डिस्कशन, प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं और मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को